ठीक है, ये दो एथीम है, यानी आधुनिक भारत, उत्तर मुगल 1707, ठीक है, उसके बाद 1857, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से शुरू होकर कहां पे जाता है ये 1947 में, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना जी? माइक से जा रहा है कि ऐसे जा रहा है? अच्छा अच्छा, मास्क हटा दो, सफोकेशन होने लगेगा। अब इसमें देखो एक्चुअल में होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, चूंकि ये कहा जाता है कि इतिहासकार एमर्सन का, है ना, इतिहासकार एमर्सन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, ठीक है, और वो आज भी रिलेवेंट है। वो कहते हैं कि माने पूर्व देशों का इतिहास, है ना, किसी एक राजा के उत्थान की कहानी है, ठीक है, तो उसके दुर्बल और कमजोर उत्तराधिकारियों के पतन की भी कहानी है। एमर्सन का, इतिहासकार एमर्सन का ये स्टेटमेंट था, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो महान मुगलिया सल्तनत था, है ना, जिसमें सोचो कि अकबर जैसा महान, शाहजहां जैसा शानदार, है ना, ऐसे ऐसे शासक हुए, और कहा जाता है कि अकबर के द्वारा जो इतना बड़ा किंगडम बनाया गया था, तो एक इनहेरिट माने उत्तराधिकार के रूप में ये क्या हुआ, औरंगजेब को प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो तब तक जो है उसमें स्थायित्व या स्थिर रह सकता था जब तक कि उसमें औरंगजेब या अकबर जैसा शासक रहता, ठीक है। यही कारण है कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद वो क्या होता है कि इतना बड़ा साम्राज्य वो क्या होता है, बिखरने को अति हो जाता है। और फिर उसके बाद जो उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है ना, उत्तराधिकार का युद्ध होता है, माने औरंगजेब के बेटों में गद्दी पाने के लिए जो मतलब खूनी अति होता है, और अंततः उसमें जो शासक बनते हैं वो क्या होते हैं कि अपने अपने वजीर और जो उनके मतलब मुवक्किल के वो क्या हो जाते हैं, मानिंद हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उत्तराधिकार का ये कोई नया एथी नहीं था, ठीक है। अकबर के भी समय में जो उसके मतलब ये क्या कहा जाता है, इवन उसके अकबर के जो मतलब चचेरे भाई थे, है ना, कामरान, हिंदाल, अस्करी और कौन कौन थे, मुराद, ठीक है, तो उनके बीच भी चचेरे भाई थे ना, माने हुमायूं के जो है चचेरे बेटे नहीं थे, तो अकबर के चचेरे भाई हुए ना, तो वही चीज। इवन अकबर के भी समय में जो खुसरो और उसका विद्रोह हुआ था सत्ता प्राप्त करने के लिए, जहांगीर के भी समय में हुआ था, वो जो परवेज और शहरयार को नूरजहां सपोर्ट करती थी, ठीक है, जबकि उसमें सबसे योग्य शाहजहां था, है ना। तो उसी तरह से ये कोई नई परंपरा नहीं थी, लेकिन ये चीज था कि उस समय जो शासक बने वो समझो कि एक तरह से योग्य शासक बने, जो उन्होंने उस थपेड़े या फिर उस विद्रोह को संभाल लिया। आगे चल के होता क्या है कि औरंगजेब के मृत्यु से पहले, है ना, उसके शासन काल में जो सिखों का सतनामी, है ना, जाट, अन्य क्षेत्रीय राज्य, जैसे मराठा, है ना,
इसके बाद बूंदी, राजस्थान, मारवाड़, बहुत तरह के इस तरह के मतलब छोटे छोटे ये राज्य थे जो कि मुगल साम्राज्य से अलग होने के लिए, स्वायत्त होने के लिए वो विद्रोह कर रहे थे लंबे समय से, ठीक है। और ये होता क्या है कि जब तक ये औरंगजेब था ये संभव हो नहीं पाया, लेकिन जैसे ही ये मृत्यु हुई उसकी, तो क्या है कि जो साम्राज्य की जो दीवारें हैं ना वो दरकनी शुरू हो गई। इसके पहले ही एक तो उसकी जो नीतियां थी वो तो जिम्मेदार थी, जैसे कि उसकी क्या कहा जाता है, दक्कन की नीति। आप लोग पढ़े होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का ये स्टेटमेंट था कि स्पेन के फोड़े ने मेरा विनाश किया, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग को मेंस में एक लिखने को क्वेश्चन आएगा कि दक्कन के फोड़े ने मेरा नाश किया, इस कथन की पुष्टि करें। मेंस में आप लोग लिखेंगे इस कथन की पुष्टि करें, ठीक है, ये चीजें। तो एक्चुअल में कारण वही था जो नेपोलियन बोनापार्ट का था। इवन वो क्या हुआ कि दक्कन के युद्ध, जैसे बीजापुर और गोलकुंडा है ना, हाँ 87, ठीक है, गोलकुंडा, हाँ। तो गोलकुंडा और बीजापुर ये जीतने के बाद, ठीक है, वो एक तरह से क्या हुआ कि लंबे समय तक दक्कन में यानी दक्षिण में वो क्या हुआ कि उलझ के रह गया, है ना। तो ये क्या, और ये युद्ध एक तरह से झंझावात की तरह जो है, एक तरह संसाधनों का तो ह्रास हो ही रहा था, और लगातार माने वो साम्राज्यवादी युद्धों के चलते थकान, और वो प्रॉपर अपने साम्राज्य पे ध्यान नहीं दे पाया। दूसरा चीज है कि जो बहुत सारा यहाँ का बहुलतावादी जो संस्कृति है, जैसे हिंदुओं की संख्या यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा थी भारत में, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या था कि उसको जो सत्ता मिली थी औरंगजेब को, ठीक है, तो सत्ता मिली थी अपने मतलब जो कठमुल्ले या मुल्ले होते हैं, है ना, या फिर जो उमरा वर्ग, उनकी जो है कृपा से। तो वो उनको खुश करने के लिए उसने उन सारी नीतियों का, है ना, उन सारी नीतियों का समावेश किया जो यहां पे रहने वाली बहुसंख्यक जो मतलब धार्मिक जो संप्रदाय है उनका क्या हो, खात्मा हो। जैसे बनारस में चाहे अन्य जगह के मंदिरों का जो है ध्वस्त किया जाना, चाहती किया जाना, कई जगह उसके मंदिर के बनवाने का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। अब ये कई इतिहासकारों में इसमें क्या है कि एक तरह से परस्पर जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, कि वो मतलब ये उमरा वर्ग को खुश करना चाहता था, यहाँ पर इस्लाम को, यहाँ पे दारुल इस्लाम पढ़े हो ना, दारुल उल इस्लाम, है ना, तो उसमें तब्दील करना चाहता था। लेकिन इसमें भी अतिशयोक्ति है। एक्चुअल में इसके पीछे कारण क्या था कि आप लोग पहले इसको इरेज कर दें, अब इसमें क्या है कि उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध, है ना। और उसी में ये क्या है कि अंततः जो दारा शिको क्या हो गया, आउस्टेड, उसका गर्दन जो है कलम कर दिया गया, और औरंगजेब, है ना, आलमगीर के नाम से क्या बना, शासक बना। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर दारा शिको होता तो मतलब ये भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ठीक है। इवन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान था भी वो, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि दोनों में जो आपसी रंजिश थी, ठीक है। जैसे एक बार क्या हुआ कि मतलब किसी युद्ध में या किसी विद्रोह में जो है हाथियों के एक माने दस्ते के द्वारा उस पे
हमला किया गया औरंगजेब के ऊपर, ठीक है। और वहीं पर ये क्या कहा जाता है कि दारा शिकोह खड़ा था, वो उसने थोड़ी भी उसकी मदद नहीं की, तो इस चीज़ से उसको चिढ़ थी। और दारा शिकोह जो है औरंगजेब उसका क्या कहा जाता है, शाहजहां का ज़्यादा वो करीबी था, ठीक है। इसके अलावा जो फारसी का या फिर अन्य भाषाओं का जो उसका ज्ञान था, है ना, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा उसके द्वारा लिखी हुई कौन कौन सी किताब है जी, है ना, मजमा उल बहरीन, क्या है ये, मजमा उल बहरीन मीन्स होता है दो महासागरों का मिलन, है ना। जैसे वो रामायण और महाभारत, है ना, रामायण और महाभारत का अध्ययन करके, या सूफी मत, ठीक है, सूफी मत और हमारे यहाँ क्या जो ये सनातन मत है, उसके दोनों के संयोजन से वो क्या करता है, लिखता है मजमा उल बहरीन, जिसका मतलब होता है दो महासागरों का संगम। फिर है एक शीर ए अकबर, मतलब क्या होता है जी, शीर ए अकबर मीन्स होता है महान रहस्य, ठीक है। उपनिषदों का क्या करता है, वो फारसी में अनुवाद करता है। फारसी क्या थी, मुगलों की राजभाषा, है ना। और ये क्या कहता है, फारसी का लिपि क्या होता है जी, अरबी, ठीक है। मुगलों का और दिल्ली सल्तनत दोनों की जो राजभाषा क्या होती थी, फारसी। अब जैसे ये, अच्छा ये बताओ कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, हैं? बोलो बोलो कोई, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? उल्टे बोल दी, उल्टा बोली ना जी। ये राजभाषा मीन्स होता है आधिकारिक जो भाषा होती है, इवन जिसमें ये काम किया जाता है, लेखन वगैरह या कोई दस्तावेज या ऑफिशियल एथी जारी किया जाता है, प्रेस नोट हो गया, विज्ञप्ति हो गया, है ना, या फिर कोई घोषणा हो गया, या भारत सरकार का जो गजट है ना जारी किया जाता है, तो उसको राजभाषा कहा जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों क्या है, राजभाषा, यानी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा मीन्स होता है कि पूरे माने भारत में फैली हुई भाषा। तो हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? हाँ, आधिकारिक रूप से राजभाषा है। किस अनुच्छेद में है जी ये? 343, ठीक है। 350 से ये है कि प्राथमिक भाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए है ना, भाषा संबंधी। इस पर भी एक बहुत बड़ा समझो कि एथी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था साउथ और नॉर्थ के बीच, है ना, लंबे समय तक। इवन इससे ये था कि आगे तुम लोग पढ़ोगे अलगाववाद या क्षेत्रवाद या विघटनकारी जो शक्तियां होती हैं, जैसे साउथ में क्या है, हिंदी का विरोध है ना। जैसे वहां पे एक दक्षिण भारतीय हिंदी संस्थान तो है, लेकिन उसमें हिंदी कम ही सीखने जाते हैं लोग। हिंदी जानते हुए भी हिंदी नहीं बोलेगा सब, ठीक है। अगर इंग्लिश जानते हो तो ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा उधर तमिलनाडु चाहे केरला साइड में। हैं? समझ में ही नहीं आएगा, वो बोलेगा तुमको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए क्या किया गया था कि 15 साल तक जो है अंग्रेजी का प्रावधान किया गया था शुरू में, ठीक है। तो इसमें भाषा संबंधी मतलब एथी के लिए। और फिर बाद में क्या हुआ कि अभी तक ले वो कार्यरत है। अभी नई शिक्षा नीति जो है 2020 है ना, उसमें भी जो एक ट्राई भाषा फॉर्मूला है, त्रिभाषा। तो ये चीज है कि साउथ के एथी से किसी तरह का अलगाव चाहे एथी ना हो, तो उसके लिए वो फार्मूला डाला गया है। एक मतलब लोकल है ना, क्षेत्रीय भाषा, दूसरा जो है एक राज्य भाषा के रूप में, और तीसरा एक और भाषा, ट्राई भाषा फॉर्मूला। तो ये जो है क्या था कि फारसी में उनके द्वारा जो है ये मतलब अनुवाद एथी किया गया था, है ना। अकबर के समय में एक जो है मकतब खाना, मकतब खाना मीन्स क्या होता है जी?
अनुवादशाला जिसको कहा जाता है ना, अनुवादशाला ये बनाया गया था, जिसमें कि रामायण का जो है किसके द्वारा, नहीं, रामायण जो है वो बदायूनी, ठीक है, भगवत गीता जो है सर हिंदी, है ना, इन सब व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था कि उसका ट्रांसलेशन किया गया था, है ना। तो अब जो है ये क्या है कि जब फाइनली वो सामूगढ़ के युद्ध में जब उसका गर्दन एथी हो जाता है दारा शिकोह का, तो वहीं से ये औरंगजेब एथी बनता है, ठीक है। अब आप लोग एक पढ़े होंगे कि मनसबदारी प्रथा, ठीक है, मनसबदारी प्रथा। देखिए कोई भी चीज बताने के पहले आप लोग को थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, चाहे ऊपर ऊपर एथी हो रहा होगा, लेकिन पूरा जब तक आपको ये ढांचा या सिस्टम नहीं समझिएगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा आप लोग को डेप्थ में लेके जा रहा हूं, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग, क्या अंतर होता है दोनों में? जनरल स्टडी, क्या अंतर होता है दोनों में? सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें क्या है कि ये जो है इंफॉर्मेटिव होता है, ठीक है, फैक्चुअल, यानी ये जो है इंफॉर्मेशन, सूचना देने वाला प्रश्न होता है या तथ्य आधारित, ठीक है, फैक्ट। और ये जो है ये क्या होता है, एनालिसिस बेस्ड और डेप्थ, है ना, वो जो है पूरा विश्लेषण पे आधारित होता है, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जीए से, ठीक है। तो यही क्या है कि जब एक तरह से ये जुड़ते जाता है तो ये एक माला बन जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीएस, ठीक है। जब बहुत सारे तथ्य इकट्ठा होके तब उससे जो है जीएस बनता है। तो आमतौर पे आप लोगों को किस चीज की पढ़ाई करनी है, जीएस की, जीए की नहीं करनी है, ठीक है। ये रिजल्ट लेने के लिए और मतलब क्वालिफाई करने के लिए फाइनली आप लोग को हमेशा जीएस पढ़ना है, जीए नहीं पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि ये पूरा माला है, तो अगर टूटेगा भी तो बहुत सारे मतलब मोती चैथी मिल जाएंगे, है ना, लेकिन अगर मोती टूटेंगे चैथी तो कहां से आपको एथी कुछ मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या है कि कई तथ्यों और एथी को मिला के ही एक जो एथी बनता है ना। तो अब समझ में आया ये जीए और जीएस का एथी, ये चीजें। कौन बात कर रहा है जी? दम मिला नहीं कि शुरू हो जाता है सब, नहीं। ये लग रहा है कि इरेज करने पे एटॉमिक स्ट्रक्चर बन जाए उसका। कैसे कैसे बाबू? अच्छा इस पे हाँ, अच्छा अच्छा। देखो ऑनलाइन बोर्ड पे तो पढ़ाने का एथी नहीं है, हम तो वो क्या कहा जाता है कि वाइट वाला जो एथी होता है उसी पे पढ़ाने का मेरा एथी रहा है, तो इसलिए कर रहे हैं। अब उसमें ये तुम लोग को जैसा बताया था मैंने मनसबदारी, अरे हाँ,
इसको ऐसे है, इसको मैंने इरेज कैसे करना है, ऐसे ही ना। अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है, वो क्लास होने के बाद हमको बता देना, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मनसबदारी प्रथा जानते हो ये तुम लोग? सवार, ठीक है। मनसबदारी यानी मनसब मीन्स क्या होता है जी? मनसब मीन्स होता है रैंक या ओहदा या पद होता है, ठीक है। ये चीजें तो ये जोड़े में यानी दोहरे यति में व्यक्त होता था। एक था जात और दूसरा सवार। ये बताता था कि मतलब दरबार में चैती में उसकी क्या हैसियत होती थी, ठीक है, किस रैंक पे था वो जात। और दूसरा सवार वो सैनिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ था, यानी उसके साथ कितने घुड़सवार होते थे, है ना। तो इसमें क्या होता था कि मेंटेन करना होता था उन घुड़सवारों को, है ना। जो भी ये दिया जाता था मनसबदारी, ये अकबर के द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक है। और ये क्या कहा जाता है कि मंगोलों से ये डिराइव फ्रॉम मंगोल्स, चूंकि मुगल शब्द किससे लिया गया है, मंगोलों से, है ना। तो ये सिस्टम भी किससे था, मंगोलों से ये लिया गया था, ठीक है। ऐसे भी मुगलों को मंगोलों का ही वंशज माना जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि तो इसमें क्या होता था कि व्यक्त होता था। अब जैसे अबुल फजल, है ना, अबुल फजल क्या थे जी, इतिहासकार थे, है ना। उनके द्वारा मतलब क्या है कि जो आईने अकबरी, है ना, आइन मीन्स क्या होता है, आइन मीन्स क्या होता है, आइन मीन्स होता है इतिहास। क्या होता है, इतिहास, याद रखना, है ना। तो आईने अकबरी इनके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो ये जो है लगभग उसमें आदम से लेके और ऑलमोस्ट वो अकबर के अंत तिथि तक, है ना, जो है उसका वर्णन है। और वो जो है कहा जाता है कि 3 जिल्दों में वो विभाजित है। 1590-95 की 90 के करीब में अकबर के द्वारा एक विशेष कार्य योजना पे थी की गई, और उसी का परिणाम था आइन, है ना। उसी में देखोगे कि जो भी आर्काइव मीन्स क्या होता है जी, अभिलेखागार, जहां पे पुराने अभिलेख जो है वो क्या क्या आता है कि रखा जाता है, उनको रेस्टोर किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि ये मतलब तुमको पुरानी कलाकृतियां चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी बीपीएससी के ऑफिस के आगे जाओगे थोड़ा सा, तो वहां पे क्या है, अभिलेख भवन, है ना, एक स्तंभ की तरह का खड़ा है, और वह मतलब उस पे शेर के अशोक स्तंभ टाइप का ही कुछ है। तो वो जो है मतलब वहाँ पे अभिलेख चीज़ें मिल जाएंगी पुरानी जो थी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है
कि आईने अकबरी में उसका वर्णन करता है वो, ठीक है। तो वो कहता है कि लगभग 66 श्रेणियां, कितनी श्रेणियां थी मनसबदारों की? 66। उसमें जो हाईएस्ट होता था, हाईएस्ट जो मनसबदार होता था वो होता था, ये 66 श्रेणी होती थी। अब जैसे वर्तमान में क्या है कि, या फिर उसके पहले भी ये क्या था कि, या अभी को ही मान लो, अभी जो है शासन का सबसे बड़ा एथी क्या है? सिविल सेवा है ना। वो आईएएस आईपीएस या अन्य अलाइड एथी से भरा जाता है ना। उसी तरह से ये क्या कहा जाता है कि उसमें पुलिस और एथी सब चीज आ जाता है। अंग्रेजों के समय में उसको क्या कहा जाता था? इस्पात का चौखटा। क्या कहा जाता था? चौखटा, यानी स्टील फ्रेम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे चौखट पार करके ही कोई घर में घुसता है, ठीक है, तो वो जो चौखटा बनाया हुआ था, उनका कहना था कि इसी के माध्यम से क्या हो, भारत के शासन या जनतंत्र में कोई प्रवेश कर सकता है, ठीक है। जो आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस बनाई गई थी। तो उसी तरह मुगलों के समय में जो था वो मनसबदारी प्रथा था, ठीक है। क्या था? हाँ, उसको इस्पाती ढांचा कहा जाता है, जिसमें कि सिविल माने सोसाइटी, उमरा वर्ग और इसके अलावा मतलब जनता, तीनों को उसने जोड़ने का काम किया, ठीक है। तो इसलिए इसको इस्पाती ढांचा कहा जाता है, स्टील फ्रेम। तो 66 श्रेणियां थी, जिसमें उच्चतम जो था वो लगभग कहा जाता था कि 7,000 का जो मनसबदार होता था ना, वो हाईएस्ट होता था, ठीक है। 7,000 जो जिसको मिलता था, और कहा जाता था कि ये उन्हीं लोगों को मिला जाता था जो किनशिप यानी रक्त संबंध से जुड़े हुए होते थे, ठीक है। किससे जुड़े हुए होते थे? रक्त संबंध से, यानी जो अपना सहोदर, जो भाई हो, है ना, या उसके परिवार का हो, तो उन्हीं को ये मिलता था और किसी को ये नहीं मिलता था। ये चीजें 7,000 का पद, ठीक है, यानी मनसब मिलता था। उसके अलावा 5,000, ठीक है। तो जैसे क्या होता था कि 500 तक के जो मनसबदार होते थे तो उनको अमीर कहा जाता था, है ना। इसको इरेज कर दे जी, हो गया। अच्छा ये बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को? हैं? जैसा होगा बता देना, ठीक है। तुम्हें लोग मॉडर्न हिस्ट्री का तो उसका पूरा बैकग्राउंड से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। तब जाके ये पूरा बात समझ में आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तब जाके ये पूरा कहानी समझ में आएगा। ऊपर ऊपर फैक्चुअल पढ़ा देते तो हो सकता था कि मेरा भी समय बच जाता और तुम लोग का भी जो है एगो विपत, है ना, विपत कम हो जाता। लेकिन एक्चुअल में जब ये थी करोगे तो पूरा का पूरा वो समझो कि जो सिस्टम है वो समझ में आता कि आखिर क्यों जो है उसका खात्मा हुआ, पतन हुआ, और फिर उसके बाद जो है ये मतलब उत्तर मुगल काल और ये फिर आधुनिक भारत का ये शुरू हुआ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एमर्सन का ये कहना था कि पूर्व देशों का इतिहास किसी एक मतलब प्रतापी राजा या सशक्त या मजबूत शासक के उत्थान की कहानी है, तो उसके दुर्बल, अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारियों के पतन की भी कहानी है ना। कोई भी साम्राज्य तभी टिका रह सकता है चाहती जैसे उसके मतलब क्या कहा जाता है, जो संस्थापक या जो शासक हैं जितने मजबूत और सशक्त हैं, उसी तरह से उनके आने वाले जो उत्तराधिकारी चाहे पीढ़ियां उसी तरह का वो क्या हो, मजबूत और सशक्त हो। अन्यथा वो क्या होता है, पतन हो जाता है उसका। ठीक इसी तरह से हुआ। अच्छा एक चीज बताओ कि इतिहास में एक उदाहरण है, ठीक है, दो उदाहरण है, लेकिन एक ही पूछते हैं हम। लाइक फादर लाइक सन, नहीं, लाइक फादर लाइक सन। तुम्हारा भी एक कथी से सही है, ठीक है, लेकिन ये चीज दूसरा चीज हम पूछ रहे हैं।
लाइक फादर लाइक सन। ये कहा जाता है राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम, यानी जैसा फादर था वैसा ही बेटा, या फिर उसमें कह सकते हो कि जैसा ये क्या समुद्रगुप्त था वैसा ही चंद्रगुप्त सेकेंड था ना। यानी बैक टू बैक जो रहती है बेहतरीन जो शासक हुए, तो ये दो ही उदाहरण मिलता है, ये जान जाओ इतिहास में। तो अब इसमें क्या है कि 500 तक अमीर कहा जाता था, 500 से जो 2500 होते थे उनको अमीर ए उम्दा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए उम्दा। ठीक है, 7000 तक का या 5000 तक का दिया जाता था, वो समझो कि जो बड़े एथी हैं, है ना, बड़े मनसबदार थे। लेकिन उसमें भी क्या है कि जैसे औरंगजेब के समय में जसवंत सिंह, तुम लोग पढ़े भी होंगे कि हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे कब थी जी? कितनी थी? हैं? बोलो बोलो। 334 के करीब में। ठीक है, कितना थी? 334। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा थी, है ना। तो अब इसमें क्या है कि जब ये 5000 से जो ऊपर का पद है वो रक्त संबंधियों को दिया जाता था, जो खून के रिश्ते से चाहते थे, जुड़े हुए थे। लेकिन ये जसवंत सिंह, जोधपुर के जसवंत सिंह को भी दिया गया, है ना, जय सिंह को दिया गया। तो ये मतलब इस तरह का जो 7000 का मनसब दिया गया। इसके नीचे जो है वो अकबर का जो सौतेला भाई था, क्या नाम था उसका, मिर्जा अजीज कोका, है ना, वो। फिर उसके बाद जो है मानसिंह वगैरह जो लोग थे, तो उन लोग को दिया गया था ये 5000 का मनसब। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये मनसबदारी प्रथा में पूरे जो उनको वेतन कैसे दिया जाता था जी, उनको जो मैंने हाँ मैंने पैसा उन लोग को ऐसी कैसे दिया जाता था, सैलरी। इस वो मनसबदार होते थे, वहां से पैसा लाकर मतलब अकबर को देते थे। इसको इरेज कर दें। अरे तेरी, ये तो जेम्स बॉन्ड वाला वो मूवी में दिखाता है इस तरह का नहीं। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन भी है कि मध्यकाल में किस लेखक के द्वारा अमेरिका की खोज का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन था ना जी, किस लेखक के द्वारा? वेरी गुड, अबुल फजल जो है आईने अकबरी में उसका जिक्र किया है। उसका दो पार्ट है, एक आईने अकबरी और दूसरा अकबरनामा। वेरी गुड, ठीक है। और इवन कहा जाता है कि अबुल फजल और उसका एक और भाई था, क्या नाम था उसका? फैजी। ठीक है, उसके जो फादर थे वो शेख मुबारक। और कहा जाता है कि अकबर के द्वारा जो दीने इलाही का जो मतलब प्रोक्लेमेशन या फिर जो घोषणा पत्र बनाया गया था, तो उसी के फादर शेख मुबारक के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, अकबर के दरबार के क्या थे, 9 रत्नों में से 9 जेम्स, है ना। तो अब इसमें क्या है कि उनको जो वेतन मिलता था, तो वेतन जो है वो जागीरदारी, किससे मिलता था? जागीरदारी। अब इसमें भी ये कई तरह का होता था। ठीक है, जैसे कि सशर्त, मशरूत, वतन, इसके बाद जो है
बहुत ससुर, ये मेंस के हिसाब से बता रहे हैं तुम लोग को, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता था, जो छोटे जागीर होते थे तो उनको नगद में मिलता था। कैसे मिलता था? नगद में। और जो बड़े जागीरदार मनसबदार होते थे, यानी 5,000, 7,000 या 2,500 से ऊपर, तो उनको जो है क्या मिलता था? भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा या टुकड़ा, है ना, यानी जैसे एक राज्य का एक क्षेत्र का थी पूरा। अब उसमें वो क्या होता था कि वो वसूल के, मतलब क्या किया जाता था कि वो उसके पास, है ना, मनसबदार के पास, और वो जो है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता था, चूंकि आर्मी मेंटेन करनी होती थी, है ना, या फिर जो तोप खाना होता था उसको मेंटेन करना होता था, तब वो चीजें अपना हिस्सा रखता था, और बाकी का किसको भेजता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी बादशाह को, अकबर को, है ना। तो इस तरह से ये चीजें चलता था। तो छोटे जो मनसबदार होते थे तो उनको नगद में, और जो बड़े होते थे उनको वतन या जागीर तनख्वाह कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीजें सशर्त मीन शर्त के साथ दी जाती थी, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इवेंट, तो जागीरदारी व्यवस्था क्या है कि स्पष्ट रूप से किसके साथ जुड़ी हुई थी? मनसबदारी व्यवस्था के साथ, है ना। जैसे एक चीज ये जान जाओ कि उसी से मिलता जुलता सिस्टम विजयनगर में क्या था जी, या दिल्ली सल्तनत में क्या था? एक वेरी गुड, दिल्ली में जैसे इक्ता, है ना। मराठों में क्या था? सरदेशमुखी दूसरा चीज है। मराठों में उस सिस्टम को क्या कहा जाता था? बता रहे हैं उसके। मोकासा क्या कहा जाता था? हाँ। विजयनगर में क्या कहा जाता था उसको? बताओ टोपीधारी। अमरम क्या कहा जाता था? अमरम। उसी चीज को यह कहा जाता था, क्या कहा जाता था मुगल काल में? मनसब। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या था कि इक्तदारी प्रणाली की तरह ये जो है एनुअल नहीं था या हेरिडिटरी नहीं था। ये नहीं कि मान लो कि उसके दे दिया गया तो उसके मतलब न्यू कॉमर्स चाहती को भी मिलेगा, उसके उत्तराधिकारियों को, ऐसा नहीं था। इसको छीना भी जा सकता था, जब्त भी किया जा सकता था, मनसबदारी प्रथा। ठीक है, और परपेचुअली उसका जो है इवेल्युएशन होता था, है ना। उस आधार से ये क्या था कि जागीरदारी व्यवस्था कहती था। अब इसमें क्या हुआ कि दो सिस्टम तुम लोग पढ़ी होगी कि जब मनसबदारों की संख्या बढ़ने लगी और वो ताकत मतलब एथी होने लगे, ठीक है, ताकत धारण करने लगे, तो जहांगीर के द्वारा एक सिस्टम लाया गया था। क्या लाया गया था जी? दू अस्पा सिंह अस्पा। पढ़े हो ना इतिहास में कि नहीं बताया गया? चलो बताए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नो फियर, आई एम हियर, तो डोंट वरी। तो इसमें क्या है कि ये क्या कहा जाता है कि ये इरेज कर दे जी, लिख लिया है तो बोल देना, ठीक है, अदरवाइज इरेज कर दें। बहाना, ये तीन चीजें। अब हम लोग जैसे जो शुरू हुआ था तुम लोग का चैप्टर लेटर मुगल पीरियड, यानी उत्तर मुगल काल,
वहां तक कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बैकग्राउंड ये शुरू करना था, बताना था। तो अब इसमें क्या है, दू अस्पा सिंह हस्पा, ये शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें एक घोड़े, है ना, एक घोड़े वाले को कितना 178 टंका, कितना, हाँ, और दूसरे को 234, इस तरह से ये था। यानी उसने क्या किया कि सवारों की संख्या बढ़ा दी, जात की संख्या नहीं बढ़ाई। यानी उसका पद या रैंक नहीं बढ़ाया, लेकिन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उत्तरदायित्व था, उसको बढ़ा दिया। समझी? कहने का मतलब यह है कि जब घोड़ों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या, या मतलब जो सैनिकों की संख्या, उसका उसने अति कर दिया कि ताकि वो जो है उसका सारा ध्यान उसको मेंटेन करने पे लग जाए। इस तरह से उसको कंट्रोल में नियंत्रित कर देना है कि वो जो है विद्रोह या फिर अन्य चीजों के लिए उसके पास टाइम ना हो और ना ही पैसा या संसाधन हो। तो उसने उसका रैंक नहीं बढ़ाया, ओहदा नहीं बढ़ाया, पद नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो दू अस्पा यानी एक घोड़े के साथ जो है 178 टंका, और ये दूसरे के साथ जो है 234 टंका। यानी ये कहने का मतलब कि जो चीजें अलाउद्दीन खिलजी के समय में होती आई थी, उसी चीज को जो है आगे भी यति किया गया। यानी उनकी शक्ति को समेकित करने के लिए, समेकित मतलब सिमटने के लिए, है ना, ये चीजें। तो ये इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है, शाहजहां के समय में महाना, पहले वेतन का निर्धारण वर्ष के आधार पे होता था। माने एक साल में अगर 12 महीने हैं तो वर्ष के आधार पे ये क्या होता था, वेतन का अलॉटमेंट होता था। लेकिन शाहजहां के समय में क्या हुआ कि एक तरह से तुम लोग पढ़े होगे कि शाहजहां के समय में एकमात्र कौन सा राज्य जो है एनेक्स किया गया था, जैसे अकबर के समय में सूबों की, सूबा मीन्स क्या होता है जी, सूबा माने जिला होता है, राज्य। सरकार मीन्स क्या होता है, देखो इस तरह से अति होता था। सूबा, सूबा मीन्स क्या होता था, राज्य, ठीक है। सरकार यानी जिला, परगना यानी वो जो है लगभग ये 84 गांवों का एक समूह होता था, परगना। ऑलमोस्ट ये इसको ब्लॉक कर सकते हो, हैं? आज, हाँ, आज के एथी में ब्लॉक कर सकते हो, और गांव तो है, ठीक है। तो यही ढांचा था। कहा जाता है ना कि इतिहास कभी दोहराता नहीं है, लेकिन हमेशा उसकी गूंज सुनाई देती है। तो बहुत सारी चीजें जो नई की हो चाहती हो, तो किसी न किसी रूप में वो पुराने एथी में वो प्रचलन में होती है, बट उसको क्या है कि नए कलेवर के साथ उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस तरह से, तो अकबर के समय में सूबों की संख्या कितनी थी जी, 15, ठीक है। जहांगीर के समय में कौन सा सूबा उसमें जुड़ा था, मेवाड़, है ना, तो एक 16 हो गया। शाहजहां के समय में अहमदनगर एकमात्र, है ना। और उसके बाद जहांगीर के समय में, माने औरंगजेब के समय में बीजापुर, गोलकुंडा और एक और। तो ये प्लस हो जाता है कितना, 15, 1, 16, 1, 17 प्लस 3 बराबर 20, है ना। ये 20 एती होता है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से ये क्या था कि अब जो है महाना, है ना, तो महीने पे ही निर्धारित होने लगा वेतन, ठीक है। तो अब क्या था कि मनसबदारों की संख्या बढ़ती चली गई और जागीरदार जो है सिमटती चली गई। यानी चूंकि क्या था कि मनसबदारी माने शुरू में जो
ये इसको इस्पाती ढांचा माना जाता था, वही आगे चल के मुगल साम्राज्य के ताबूत की कील साबित हो गया। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि एक होता है जमा, है ना, दूसरा हासिल। यानी इसमें क्या होता है कि जो मतलब राजस्व, अनुमानित राजस्व है ना, और जो हासिल किया गया उसमें काफी डिफरेंस हो गया। अब मान लो कि वेतन राजस्व का देना है, तो जाहिर सी बात है कि वो मनसबदारों को जागीरदार से माने जागीरदारी अति से देना था वेतन। ठीक है, तो जागीर माने मनसबदार बढ़ते गए, जागीरदारी सिमटती चली गई, तो उनको वेतन देने के लिए जो है क्या है, वो सोर्स जो है कम होते गया। इवन जो मीर बख्शी होता था, मीर बख्शी क्या होता था जी, मीर बख्शी क्या होता था बताओ। मीर बख्शी जैसे आज सेनाध्यक्ष होते हैं, जनरल होते हैं, उसी समय वो क्या होता था, मीर बख्शी होता था। मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, उसको मीर बख्शी कहा जाता था। और ये बताओ कि क्या कहा, सल्तनत काल में क्या कहा जाता था उसको, खान। क्या कहा जाता था, खान। ये हो गया जी। अब उसमें क्या है कि क्या बता रहे थे तुम लोग को, मीर बख्शी। ठीक है, तो ये सेना में जैसा डिसिमल सिस्टम है ना, ये अभी भी है। अभी भी क्या है कि सेना में जो है डिसिमल सिस्टम है। क्या ले सनी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, जैसे होता है ना, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल से बड़ा नहीं होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है, जो उसको फील्ड मार्शल, है ना, फील्ड मार्शल जो होता है वो तीनों सेना का सबसे मतलब 5 स्टार रैंक जनरल होता है। ठीक है, तो फील्ड मार्शल बनता है और उसी टाइम रिटायरमेंट का ऐसी कर दिया जाता है कि कहीं तख्ते पलट ना कर दे, थमा दिया जाता है। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता था कि सरखेल, इस तरह से ये पूरा ढांचा होता था। यानी खान जो है वो जनरल होता था। ठीक है, ये सल्तनत काल में। उसी तरह से जो है मुगलों में क्या होता था, मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी क्या होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, जनरल। इवन इसके पास एक चीज और पावर होता था कि वो जो है एक जैसे सबको, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन मतलब जितने लोग होते भी हैं या फिर जिनके पेरेंट्स या फिर जो भी रिलेशन में हैं लोग, जो गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्राइवेट जॉब में भी होते हैं, तो उनको एक सैलरी स्लिप मिलती है। क्या मिलती है, तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि आपका मूल सैलरी कितना हुआ, फिर जाके टोटल अलाउंस क्या है आपका, ये क्या कहा जाता है कि हाउस अलाउंस कितना है आपका, सिटी अलाउंस कितना है, आपके आने जाने का सारा चीज, इवन पीएफ वीएफ जो आपका ऐसी होता है प्रोविडेंट फंड के लिए चाहती है, तो पूरा उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरह से मीर बख्शी के पास एक क्या होता था, मीर बख्शी के पास होता था सरखत। ठीक है, उस पे जब तक सिग्नेचर ना हो, उस पे जब तक वो सिग्नेचर नहीं करता था, तो किसी भी कोई भी जो है इंप्लॉई या कर्मचारी या अधिकारी हो, तब तक उसका जो है वेतन एनुअल
नहीं हो पाता था, ठीक है। वो जब तक एथी करेगा, यानी एक तरह से क्या था, ये सैलरी स्लिप, ठीक है, तभी उनको वेतन मिल पाता था। अब क्या हुआ कि मनसबदारों की बढ़ती संख्या, ठीक है, और जागीरदारी क्राइसिस, जो जागीरदारी संकट थी, है ना, अब जो है जागीरदारी संकट के चलते जागीर सिकुड़ने लगी, यानी जमा और अनुमानित, यानी जितना आपने अनुमान लगाया है कि इतना रेवेन्यू आएगा, ठीक है, और उसका जो है कई गुना कम जमा के रूप में होता है, तो आप वेतन को इतनी कैसे करेंगे। तो अब जो है शाहजहां के समय में जो महाना स्केल था, है ना, यानी अब वर्ष पे निर्धारित न होकर वेतन वो क्या होने लगा, महीनों के आधार पे, यानी साल में 6 महीना का वेतन मिले, 8 महीना का वेतन मिले, जो पहले बिहार में भी था जी, है ना, 2005 के पहले वो इसी तरह का होता था, क्योंकि सरकार के जो रेवेन्यू के जो सोर्सेज थे वो क्या थे, बहुत कम होते थे या न के बराबर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब एथी करती थी तब जाके वो होता था। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि एक्चुअल में वो पूरा एथी होने लगा, ठीक है। अब मीर बख्शी के पास पैरवी पहुंचने लगी। मीर बख्शी जो सेनाध्यक्ष होता था, तो उसके पास क्या होने लगा, पैरवी पहुंचने लगी कि हमको जो है वो क्या किया जाए कि शामिल कर लिया जाए एज ए मनसबदार के रूप में। किसके रूप में, मनसबदार के रूप में हमको शामिल कर लिया जाए। तो पैरवी के रूप में कि पहुंचने लगा उसके पास। अब इस चीज में क्या हुआ कि दरबार कुचक्रों का और एथी का अड्डा बन गया, यानी सिमटती जागीर, बढ़ते मनसबदार और उस पर क्लेम करना, है ना। बीजापुर और गोलकुंडा उसको एनेक्स भी किया गया, तो भी जो राजस्व है ना, माने राजस्व का जो अंतर था वो उसको पूरा नहीं कर पाया। तो एक तरह से जो मतलब मनसबदारी सिस्टम वो कभी इस्पाती ढांचा हुआ करता था, वही फाइनली उसके अंततः ताबूत की कील साबित हुआ। और इस चीज के चलते बहुत सारे जो असंतुष्ट मुगल ढांचे के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीनी क्लीच खां कौन था जी, हैं, हैदराबाद का संस्थापक, है ना। मुर्शीद कुली खां कहां का था, बंगाल का। सादात खान या सादातुल्ला खां कहां का था, अवध का। तो उसमें से जो असंतुष्ट या अलग हुए, मतलब अमीर थे, वो क्या हुए, वहां से अलग हटके अपना अपना स्वतंत्र राज्य बनाए, ठीक है। तो इस तरह से ये मुगल साम्राज्य क्या होते चल, सिकुड़ता या ऐसी होते चल, या अंततः 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसके बाद उसका पुत्र, क्या नाम था उसका, बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहा जाता है। तो जो उत्तराधिकार की साथ से लेके और लड़ाई चलती है, तो उसमें वो फाइनली 11 या 12 में वो क्या होता है, सफल होता है, और उसके बाद वो शासक बनता है 1707 के बाद। और फिर 12 से 13 में वो कौन था, जहादार शाह, ठीक है, जिसको कि घृणित कायर क्या कहा जाता है जी, फारूक शेर को, हाँ। और उसके बाद जो है रंगीला मोहम्मद शाह, है ना। लाल किले में ये क्या है कि हर एक शायद सैटरडे या संडे को, फ्राइडे को एक लाइट एंड लेजर शो होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लेजर और लाइट के माध्यम से ये पूरा मतलब घटनाक्रम बताया जाता है मुगल सल्तनत का, मुगलिया सल्तनत का, ठीक है। और उसमें बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर या फिर जो यहाँ के भी, भारत में भी के भी, तो वो सारा बैठ के उसका लुत्फ उठाते हैं। एकदम माने वो पत्थर वाला कुर्सी लगा होता है एथी वगैरह, और उसी में माने ऑडिटोरियम टाइप का, और सामने लेजर और एथी से पूरा चलता है। एक वाकया बता रहा हूँ मैं कि 2012 में मेरा जो है असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर का इंटरव्यू था, ठीक है। वो 21 बापू धाम, सरदार पटेल पथ, वहाँ पे आईबी का हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। तो वहीं पे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू देने के बाद एक हमारे ही मोहल्ला के माने मंदिरी के एक थे भैया, तो वो गए हुए थे दिल्ली। तो उसी समय बोले कि लाल किला में है, कहाँ पे हो तुम। तो हम बोले कि हम तो अभी इंटरव्यू देने आए हैं, इंटरव्यू खत्म होगा तो मैंने आ जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है। तो उसके पहले जो वेरीफाई होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चेक करते हैं लोग। तो फिर गए वहाँ पे, तो गए तो मतलब वही इतिहास मैंने एथी करा।
तो हम बताते जा रहे थे कि ऐसे ऐसे ये होगा, तो हमारे पीछे जो फॉरेनर थी सब, वो मैंने एकदम एस्ट्रोनाइज्ड एमेज्ड एथी हो गई थी सब, वो मैंने लग ही नहीं रहा था कि वो सब हिंदी नहीं जानती है, ठीक है। बहुत मैंने ऐसी तरीके से वो सब समझ रही थी कि ये आगे का ये पूरा बात बता रहे थी हो रहा है, और वही चीज घटित भी हो रहा था वहां पे, चूंकि पढ़ा हुआ था आदमी, चाहे थी उसके बारे में अध्ययन किया हुआ था, तो एकदम लेजर और लाइट के माध्यम से पूरा इतिहास वहां पे मुगलों का, औरंगजेब तक का, ठीक है, ये बताया गया है ऑलमोस्ट। तो उसी तरह से ये क्या है, कभी जाना तो वो देख लेना, ठीक है। अगर वहां पे क्या कह रहा है जी, टाइम नहीं है, क्या प्राइस, टिकट उसका हमको लगता है कि 40 से 50 रुपया होगा, या उससे या 100 रुपया होगा, उससे क्या थी। बहुत सारी चीजें जो मैंने एक तरह से बनाई गई हैं, वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मैंने क्या कहा जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है कि इतना मैंने उसका रख रखाव इतना महंगा हो रहती है सब चीजें। अभी ये क्या कहा था, आगरे के ताजमहल में कुछ साल पहले यूपीपीसीएस का देने गए थे हम, तो जिसमें मुगल शहजादियां और शहजादे रहते थे, उसमें सीआईएसएफ वाले बैठते हैं अब कुर्सी लगा के उसी में सब बता रहा था कि ये जो है औरंगजेब का कमरा था, तो इसका कमरा था, उसमें टेबल और कुर्सी लगा के सीआईएसएफ वाला बैठा हुआ था सब कह लो। तो वही हम लोग बोले कि अगर वो रहता ना तो तुम सबको दीवार में चुनवा देता वर्दी के साथ तो अब क्या है कि ये मतलब उत्तराधिकार के युद्ध के बाद, ठीक है, तो उसी समय बाजीराव प्रथम, जिनको कि मराठा माने थी या अवतार माना जाता है ना, तो बाजीराव प्रथम एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि आओ हम चलें, आओ हम इस खोखले हो चले तने पर, यानी वृक्ष पर प्रहार करें, पत्तियां अपने आप क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। यानी ये मुगलों के बारे में बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मराठा जैसी एक बड़ी शक्ति से ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो जो है मुगलों का विकल्प बन सकते थे, है ना, और वो जो है एक स्थायित्व दे सकते थे। लेकिन चूंकि क्या था कि मराठा जो है हमेशा आपस में क्या रहे जी, संघर्षरत रहे, लड़ते रहे, और आपसी फूट के चलते कोई एक संघ नहीं बना सके। यही कारण है कि जब भी जरूरत चाहती हुआ तो क्या हुआ कि एक इकाई के रूप में न लड़के वो जो अलग अलग थी, और फलतः वो मतलब मुगलों का विकल्प नहीं दे सके। अब जैसे जैसे किसने कहा था चौथ अभी किसने कोई बोला था ना, चौथ कितना होता था, 25%, है ना। ये चौथ किससे लिया जाता था, वेरी गुड, ये पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। यानी पड़ोसी राज्यों से आप ले रहे हैं किस लिए भाई, सुरक्षा के लिए, कि मराठी आक्रमण से चाहती से क्या होंगे, वो बच जाएंगे, क्या होंगे, बच जाएंगे, उन पे आक्रमण नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि उससे आप वसूल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप तो उसको अपना दुश्मन बना रहे हैं कि नहीं। यही हुआ हमेशा, मैंने अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया क्योंकि पड़ोसी राज्यों को अपने दुश्मन बना लिया। वो आपको लुटेरा और डाकू और रेती ये मानने लगे। सरदेशमुखी कितना होता था जी, वेरी गुड, सरदेशमुखी क्यों, वेरी गुड, ये बता रहे हैं सरदेशमुखी होता है, उसे कहा जाता है, वहां पे देशपांडे, कुलकर्णी, है ना, सरदेशमुख, कुलकर्णी और जो है देशपांडे क्या होते हैं वहां पे, मुखिया या फिर राजस्व अधिकारी, पटवारी वगैरह महाराष्ट्र में। सरदेशमुख वहां पे कहा जाता मुखिया, यानी वो वहां के वंश परंपरागत अपने को मुखिया मानते थे, तो इसलिए वहां के वंश परंपरागत मुखिया होने के चलते वो क्या होते थे जी, 10% कितना वसूलते थे।
अब ये जो है एक ये तो तय है कि मराठों की आय एक मुश्त और निश्चित आय बनती रही, लेकिन इससे ये भी हुआ कि मराठा साम्राज्य हमेशा संघर्षरत और जो है ये टूट का, आपसी फूट का क्या रहा, शिकार बना रहा। ठीक है, अब इस चीज के चलते क्या है कि ये कहा जाता है कि एक आगे चल के तुम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पानीपत का तृतीय युद्ध है ना, उसमें शुरुआते होता है, तुम लोग भी लिखना कि 2 मोती जल में घुल गए है ना, सोने और चांदी की 24 मोहरें खोदी गईं, एक भी मराठा परिवार ऐसा नहीं बचा जिसने कि बेटा, भाई और पति न खोया हो। इसे मराठा परिवार का महाविनाश कहा जाता है। ठीक है, सदाशिव राव भाऊ और मल्हार राव, यही था ना, विश्वास राव, हाँ, तो ये दोनों 2 मोती है ना। तो अब इस चीज से मराठे इस तरह से उबर नहीं पाए कि उसी हृदयाघात के चलते वो बाजीराव जो माने प्रथम थे चल बसे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस युद्ध ने यह नहीं तय किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, ठीक है, इसने यह तय किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें कौन शासन नहीं करने वालों में मुगल तो पहले ही बाहर हो चुके थे, मराठे भी मरणासन, और उसी एथी में अंग्रेजों को एक ऐसा बना बनाया मौका या प्लेटफॉर्म मिला या उस जगह पे खड़ा किया जहां से वो कम से कम पूरे भारत को क्या कर सकते थे, देख सकते थे, क्योंकि पहले ही वो दक्षिण में फ्रांसीसियों को कर्नाटक के युद्धों में क्या कर चुके थे, हरा चुके थे, एक छत्र स्वामी। तो ये चीजें, ठीक है, तो इसलिए जो है ये पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत ज्यादा ये क्या था, निर्णायक था या निर्णायकारी था। एक क्वेश्चन भी आता है कि पानीपत में ही सारे निर्णायक लड़ाइयां क्यों लड़ी गई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और तीनों का तीनों है ना जी, हैं 26, 56 और 61, तीनों का तीनों भारतीय इतिहास का एक डिसिसिव और निर्णायक मोड़ बिंदु है। अगर कहीं से भी बैक हुआ जाता तो भारत का इतिहास ऐसा होता या वैसा होता या कैसा होता, कहीं से भी अगर एक भी डिफीट जो है हमारे फेवर में हुई रहती तो दूसरा एथी होता। ठीक है, तो ये सोचो कि मतलब क्यों ये यूपीएस, बिल्कुल वेरी गुड, लेकिन एक्चुअल में वो तो एथी था ही, लेकिन पानीपत में ही क्यों युद्ध हुआ तीनों, आपने उसका आंसर भी अपने एथी में बता दिया है। ठीक है, देखिए पानीपत जो है क्या है कि मतलब हरियाणा है ना, पानीपत सोनीपत, वहीं से जहां से क्या कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 21 जनवरी है ना, 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, है ना, ये चीजें। तो उसमें क्या है कि पानीपत में जो है एक तो मैदानी इलाका है, ठीक है, कछारी, एक उपजाऊ भूमि का और एथी का, यमुना और उसकी सहायक नदियों का। दूसरा चीज कि दिल्ली को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग पर क्या था, स्थित था दिल्ली को। तीसरा चीज कि वो जो है उपजाऊ भूमि और मैदानी भाग। चौथा जल की उपलब्धता। तो ऐसे समय में क्या है कि कोई दुर्गम और एथी इलाका नहीं, तो सैनिकों के लिए पानी और रसद की भी तो व्यवस्था चाहिए ना जी, कि जहां पे वो शिविर लगाए तो ऐसा नहीं कि वो पानी ना हो तो बिना पानी भी ना मर जाएगा, वो युद्ध क्या लड़ेगा। तो ये भी एक माने बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कि आगे चलोगे मोहम्मद बिन तुगलक, माने उसके पहले पढ़ोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो कराची अभियान था, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, तो सैनिक जो है वो अभ्यस्त नहीं थे वहाँ के ठंड और एथी में लड़ने के। तो कहा जाता है कि खुसरो शाह जो सेनापति था वो बिल्कुल ही मतलब अभ्यस्त नहीं था उस चीज़ के लिए, उसको जानकारी ही नहीं थी वहाँ की वस्तु स्थिति का। तो कहा जाता है कि 10,000 में 10 को बच के नहीं आया सब, ठीक है, इतना दुश्मन के शिविर में, चाहे वहाँ के माने वस्तु स्थिति को नहीं जान पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जहाँ पे शिविर या फिर एथी कैंप लगाया जाता है तो वहाँ का जो कंडीशंस हैं, वहाँ का एटमॉस्फेरिक जो एथी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी
ये सैनिकों के लिए होना चाहिए, ये उनके स्ट्रेटेजिक जो मतलब उनका एक्शन प्लान होता है उसमें ये शामिल होता है हर चीज, ठीक है। इवन देखते होगे कि जो हाई अल्टीट्यूड में थी में होता है वारफेयर, जो मतलब माउंटेन एक्शन जो फोर्स होती है, तो उसमें एगो मैरून कलर का टोपी पहनता है सब, बलिदान बैज वाला, उल्टे जो त्रिशूल का उन लोग का सिंबल होता है सब, ठीक है, जो कॉम्बट माने उन लोग का। महेंद्र सिंह धोनी का जो एक ग्लव्स था जो त्रिशूल वाला वो बैज लगा, जिसपे आईसीसी जो है बैन कर दिया था एक मैच में, ठीक है, वो वाला बैज हम कर रहे हैं। मैरून कलर का वो सब एथी पहनता है, जो बैरट्स होता है वो चीज़ है। तो अब इसमें क्या है कि वही हश्र हुआ, और उसके बाद जो है कल अब लेटर मुगल का शुरू होगा, ठीक है। कुछ कहना है तुम लोग को? बोलो बोलो। है अभिषेक सर आएंगे, हाँ, उनके यहाँ आज ही कोई एक्सपायर कर गया है, ठीक है, तो उनको तुरंत निकलना था। मेरा तुमसे ये बता दे रहे हैं कि मैं मैथ छो के सारे विषय उसी तरह से पढ़ा सकता हूं जिस तरह से अभिषेक सर पढ़ाते हैं, ये मान के चलो। तो इसलिए इसमें कोई ये थी नहीं है। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे करंट अफेयर, कोई भी सब्जेक्ट। ऐसे भी पढ़ाई जो है क्या है, एक अनवरत है ना, अनवरत प्रक्रिया है, वो लगातार चलने वाली, जो पढ़ेगा उसी को एती होगा। एक कहावत है ना कि जिन ढूंढे तीन पाइयां गहरे पानी पैट, वही बात। बैठे रहो, सर आ गए होंगे। और ये बता रहे थे कि अपना एक क्लास ले रहे थे पहला, देखते हैं जैसा होगा उस हिसाब से। तुम लोग का रेट क्या हुआ जी? क्वालिटी का है, आधा घंटा और लगेगा, अभी आया नहीं है वो, कॉल कर क्वालिटी में तुम लोग का कहाँ तक हुआ है जी? राष्ट्रपति हो गया है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग को सब बताया गया है? सब बताया गया है? इसको ऐसे ही मिटा देना जी। गाड़ी का जैसे चेचिस बैठता है, लेकिन बुरा मत मानना, हम भी कभी कभी इसी तरह से होते हैं, साउंडलेस होती है। देखो बतियाते हुए आ रही है सब। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
संघ मीन्स क्या होता है जी? उसका अंग्रेजी हम रूपांतरण नहीं पूछ रहे हैं। और क्या होता है? संघ मीन्स होता है कि जहां पे एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का, है ना, एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का अस्तित्व हो, उसको क्या कहा जाता है? संघ, है ना। अब इसमें 3 नीति है। अब इसमें क्या है कि देखना ध्यान, यूनियन, ठीक है, फेडरेशन, कोफेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। तीन एग्जांपल है ये। तीनों का मतलब संघी होता है, ठीक है। 3 आपके पास एग्जांपल है। जैसे पहला एग्जांपल है ये है यूएसए का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको कहा जाता है तकनीकी भाषा में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। ये एग्जांपल है फेडरेशन का, क्या है, ठीक है। और ये फेडरेशन कोइडस, लैटिन भाषा के वर्ड किससे बना है? कोइडस, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 2 से ज्यादा जो है उसके एक ही तत्वों का समावेश, है ना। समझ में आ रहा है जी? तो ये जो है फेडरेशन है, ठीक है। यानी ये कहता है कि अविनाशी राज्यों का विनाश नहीं हो सकता है, उसी तरह से संघ का विनाश नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन झंडे को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बोलो। अमेरिकन झंडे को क्या कहते हैं? तो बाहरी और क्या कहा जाता है कि रेड कारपेट के बाहर जो झंडा है उसको भी फ्लैग ही कहते हैं। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे कोना में देखोगी कि 50 को तारा होता है ना, ऐसे 13 को धारियां हैं, 13 को धारी है, ठीक है, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। तो उसमें क्या है कि ये जो है 13 धारियां, ये उस समय का अमेरिका जब वो क्या हुआ था, आजाद हुआ था, है ना, उस समय का 1776 में। पढ़ी हो ना कि 13 कॉलोनी जो है इंडिपेंडेंट हुई थी उस समय का। और ये 50 तारे, यानी आज का अमेरिका में 50 राज्य है, इसलिए उसको कहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से ये जो है अमेरिका कहती है, यानी उसमें ये कहता है कि अगर अमेरिकी झंडे में या संघीय ढांचे में, है ना, किसी भी तरह का फेडरेशन सिस्टम में अगर कोई बदलाव होगा तो बिना किसी राज्य की सहमति के नहीं हो सकता है ना, राज्य की सहमति के नहीं हो सकता है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमेरिकी झंडे में या संघीय ढांचे में कोई भी बदलाव होगा और उसे राज्य का हित जुड़ा होगा तो बिना उस राज्य की सहमति का नहीं हो सकता है। जैसे क्या है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट है, वो तभी उसमें हस्तक्षेप करेगा जब वो संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ मामला हो, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। तकनीकी तौर
तौर पे आप देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो 3 तरह का है, विदेश, रक्षा, ठीक है, और एक और मतलब 3 एथी होता है जिसमें कि उसको माने इनडोमिटेबल तक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से जो है क्या है कि अमेरिका जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। फेडरेशन, ये फेडरेशन है, फेडरेशन माने भी संघ होता है, यूनियन माने भी संघ होता है, और कॉन्फेडरेशन माने भी संघ होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है यूएसएसआर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ जी? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया। ये जो क्या था, इसको कहा जाता है कैसे होती होगा जी? ये है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, ठीक है। इसमें शक्तियों का यदि कैसा था, ठीक है। इसका ढांचा कुछ इस तरह से था, अविनाशी राज्यों का। एक चीज और है, एक चीज बताना भूल ही गए, यूएसए में ये से था कि जब संघ बन रहा था अमेरिका में, तो उस समय राज्यों ने उतनी ही शक्तियां दी जितने देने चाहिए थे, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था का विश्व में पहला उदाहरण कौन सा है जी? अमेरिका। लेकिन संविधान का पहला उदाहरण, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यूएसएसआर जो था, अभी जो ये रशिया यूक्रेन जो अभी चल रहा है, टैग वॉर कहते हैं, अभी इसका भी सबसे बड़ा कारण एक कहीं ना कहीं यूएसएसआर ही है, ठीक है। जब यूएसएसआर 1919 की 21 की कड़ी में बना था ये, ठीक है, उसमें एक सामूहिक रक्षा है ना, सामूहिक सुरक्षा और जो है संघ के अनुमानित हिसाब से उसको बनाया गया था यूएसएसआर। तो वो जो है क्या था कि ये रूसी महासंघ इच्छित नीति पे आधारित समझौते थे, इच्छा पे था, यानी उसमें समझौते से या फिर उस संघ से अलग होने का भी क्या था, प्रावधान था। यही कारण है कि 1990-91 में जब रशिया का मतलब विघटन हुआ, तो उसमें जो 14 अलग हुए, है ना, इनको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, ये अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी संघ का क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है, राज्यों का नहीं। अब इसमें क्या था कि ये भी एक बहुत बड़ा एथी है कि व्लादिमीर पुतिन जो क्या है कि वो रशिया का जो एक पुराना गौरव है यूएसएसआर के लिए, है ना, तो उसको वो दोहराने की कवायद के रूप में एक बहुत बड़ा ये उनके द्वारा छेड़ा गया है। दूसरा चीज क्या है कि जो यूएसएसआर का विघटन हुआ है ना, अभी कुछ दिन पहले जो मिखाइल गोर्बाचोव तत्कालीन राष्ट्रपति, है ना, जिसमें शीत युद्ध का अंत होता है और ऐसी वगैरह। अच्छा ये बताओ शीत युद्ध क्या होता है जी? कोल्ड वॉर, ठीक है। इसको कहा जाता है एक
वर्ड में वॉल्टर लिपमैन एक इतिहासकार हिस्टोरियन, उनके द्वारा ये दिया गया था शीत युद्ध, है ना, जिसका कि एक वर्ड में सिर्फ आंसर हो सकता है इसमें जो है ये चीजें थी, ठीक है। तो अब उस इतिहास को, क्योंकि वो मानते हैं कि ये साजिशें है ना, ये साजिश का शिकार हुआ और उसके बाद जो है वो रची जा रही। तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि रूस का खात्मा हुआ, यूनाइटेड मतलब जो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो ये अविनाशी राज्यों का संघ। तीसरा एक उदाहरण है इंडिया का, है ना। ये है एक्चुअल में किस चीज का, यूनियन, है ना। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। इसका मतलब ये है, हम लोग क्या यूनियन कहां से लिया गया थी, इस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा से। बहुत अच्छा। तो उसमें क्या है, लेकिन कनाडा में क्या है, ये राज्यों के पास है, हमारे यहाँ किसके पास है, ठीक है। अब इस चीज में क्या है कि ये जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का विनाश हो सकता है, संघ का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या थी, रियासतों के एकीकरण का, है ना। यानी लगभग 565 या 562 के करीब में रियासतें थी, तो उनको एकीकरण करना सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब 562 रियासतों को एकीकृत किया गया, लगभग 30% से ज्यादा मतलब आबादी और लगभग जो है 35% के करीब में पूरे भारत का क्या था, एरिया था, उसमें इंक्लूड। अब उसमें जब रियासतों को एकीकृत किया गया तो ए बी सी डी 4 ये कैटेगरी बने। क्या बना, राज्यों का 4 कैटेगरी, है ना। और उसी में कुछ कुछ जो यूनियन टेरिटरी थे उनको क्या ऐड ऑन कर दिया गया। अब जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना तो एबीसीडी खत्म कर दिया गया और 14 राज्य और कितने यूटी बने, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर जाके जो कि आंध्र प्रदेश के साथ भाषाई आधार पे जो अलग किया गया था मद्रास से, तो फिर ऐसी मांग हो सकती थी या हुई भी, है ना। अब उसके बाद 60 में क्या हुआ, बंबई से किसका, गुजरात का अलग हटा, तो वो होगा। फिर उसके बाद 62 में कौन बना, 63 में नागालैंड, ठीक है। 66 में पंजाब से हरियाणा, यानी जो सिख भाषा में पंजाबी भाषा रहती थे उनको हिंदी भाषाओं से अलग किया गया, है ना। अब इसके बाद फिर जाके ये 72 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 75 में इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, फिर 25वां राज्य भारत का कौन सा था, वेरी गुड। अब उसके बाद 2000 में 26वां राज्य भारत का कौन सा था, वेरी गुड। और उसके बाद 2014 में, 2019 में, 2020 में दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। बच गया ना। तो अब उसमें क्या है कि जब इतनी चीजें जब हुई, तो अब उसके बाद क्या बचा, यानी ये सीधे लिखा हुआ है, इसको कहाँ ऐसे ही चलेगा। फिर ऑनलाइन वालों को सारा वीडियो खराब हो गया।
अब उसमें क्या है, कब हटा है? अभी पता नहीं, आ रहे हो, आ गया उसमें। थोड़ा सा बर्दाश्त वाली गोली ले लो। हाँ। तो अब उसमें क्या है कि ये सीधे स्पष्ट लिखा हुआ है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। संविधान में शुरू में ही लिखा गया है कि संसद जो है दो राज्यों को काट के अलग राज्य बना सकती है, उनका क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उनका नाम परिवर्तन कर सकती है ना, और वो भी बिना किसी राज्य की सहमति के, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहां पे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, राज्यों का विनाश हो सकता है, संघ का नहीं। जैसा कि B.R. अम्बेडकर उन्होंने कहा भी था, एक्चुअल में संघ तो मैंने बता दिया कि एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का अस्तित्व होता है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या होता है? एनीबॉडी एल्स, क्या होता है? राज्यों का संघ है, क्या होता है मतलब इसका? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल गलत है। शक्तियों का बंटवारा सिर्फ राज्यों के साथ होता है। जो शक्तियों का बंटवारा होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, वो राज्यों के साथ होता है, इसलिए वो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, जैसा कि B.R. अम्बेडकर ने पहले भी कहा था, यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यह किसी समझौते का परिणाम या संधि का परिणाम नहीं है। एक और किसी भी एक बी में ये बोलते हैं कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें थी कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, है ना, राज्यों का विनाश हो सकता है, संघ का नहीं। एक चीज और जो मैंने बोला था कि वॉल्टर लिपमैन जो शीत युद्ध का बोले थे, तो उसका एक वर्ड में होगा सशस्त्र शांति, है ना, यानी शांति कैसा होगा? हथियारों के संगीन साये में, है ना, यानी हथियार आर्म्स वगैरह होंगे लेकिन वहां पे शांति होंगी। कई बार ऐसी मतलब मुश्किलें आएंगी कि लगेगा कि युद्ध होके रहेगा, लेकिन एक्चुअल में युद्ध होगा नहीं। और वो सब चीज कैसे? वो सब भाषणों से या मतलब ये क्या कहा, अफवाहों से, या फिर एक दूसरे से जो वाक युद्ध होता है, जो कि 61 से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका और रशिया, है ना, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक, एक का एथी कैपिटलिस्ट कर रहा था, दूसरे का कम्युनिस्ट कर रहा था। ठीक है, जो शीत युद्ध का एथी शुरू हुआ और फाइनली वो रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव दोनों के एथी में अंततः ये 1989 में खत्म हुआ। रशिया का जो है वो क्या हुआ, विखंडन हुआ, और उसके बाद ये एक्चुअल में शीत युद्ध का खत्म और यूएसएसआर विघटित हो गया। तो उसी रूस के गौरवपूर्ण इतिहास को दोहराने की एक कवायद के रूप में ये क्या है, रशिया का क्रीमिया में जो माने एनेक्सेशन है, या फिर जो ये क्या कहा जाता है इसमें जो अभी यूक्रेन में जो चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।